नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये 13वीं क्लास है जूनियर एडिट साइंस की, और इसमें हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो निम्न प्रकार है: मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल और यंत्र। तो इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिना देर करे हम वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी अब तक मैंने वीडियो कराई है सभी का PDF वहाँ पर अवेलेबल है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिस पर मैं अलग अलग परीक्षाओं की क्विज करवाता हूँ, हर एक सब्जेक्ट की। तो अगर आप क्विज देने में इंटरेस्टेड हैं तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है दोस्तों 10⁻⁴ माइक्रोन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वैसे आपको मैं बता दूं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर जो माइक्रोन में देखेंगे तो -10⁻⁴ माइक्रोन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? तो इनमें से कौन से समुच्चय में दूरी मापने के मात्रक हैं? तो एक तो आता है वालिस्त, मीटर और प्रकाश वर्ष। ये सभी जो है दूरी नापने के मीटर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा की SI इकाई है। तो ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है? जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, इसमें आपको 50+ क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी अब मैं वीडियो करवाऊंगा उसमें टॉप 50 क्वेश्चन में आपको लाऊंगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आए हुए होंगे। जैसे कि अभी आपको मैंने पहला दूसरा भी करवा दिया, ये भी सब आए हुए हैं। CTET में, कोई UP टेट में कहीं ना कहीं आया हुआ है, और ये जूनियर सुपर टेट में भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये आप सभी को पता होगा। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की माप का मात्रक डेसिबल होता है, और इसे हम ध्वनि का मात्रक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति की इकाई क्या होती है ये आप सभी को पता होगा, यह होती है लक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? वह नहीं है सामर्थ्य का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यांत्रिक जूल, कार्य और ऊष्मा इनका मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वैसे आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। तो और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर। तो इसीलिए एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3 × 262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? रबड़ की पेटी का? नहीं, ये गलत होगा। रबड़ से विद्युत परिपथ को नहीं पूरा किया जा सकता, न ही लकड़ी से, न ही
कांच की पट्टी का है, तो किसी ब्लेड से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी कुचालक होता है क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही क्वेश्चन ही द्वारा लिखा गया। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यूपी टेट में आया हुआ है 2020 में और 2017 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद करके रखना, ठीक है। किरचॉफ से किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है? तो किसी फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? एक गलनांक होना चाहिए, ये इसका गलनांक अच्छा होना चाहिए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, इसमें बहने वाली धारा होनी चाहिए। तो यानी कि ये तीनों चाहिए, तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें उसके पास जितने तार होने चाहिए थे उससे कुछ कम है। तो परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग करेगी? तो परिपथ जो पूरा होगा वो हमेशा कोई एल्युमिनियम का तार हो, स्टील का हो या तांबे का तार हो, उनमें से होगा। ना तो कांच की छड़ से होगा, ना मोटे धागे से होगा और ना ही रबड़ से होगा। तो ये स्टील के तार से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट हैं। तो घरों में जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें दिखाए जाने वाले यूनिट किस में होते हैं? वो किलोवाट घंटा में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? LED बेहतर है, अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है दोस्तों पदार्थ पर, उसकी लंबाई पर और मोटाई पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो इसमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? ये सिरका भी है, लवण भी है, नींबू भी है, तो आश्रित जल नहीं है। ये चालक नहीं पूछा था, तो इसका आंसर सही ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? तो इसमें से कौन कौन से विद्युत के चालक हैं दोस्तों? सिरका भी है और शर्करा का विलयन ये नहीं है, आसुत जल नहीं है, लवण का विलयन ये है। ये तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? तो जब हम घरेलू वायरिंग करते हैं तो उसमें अर्थिंग वायर जो होता है वो हमेशा हरे रंग का रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो ये कितना मान होता है? 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता, तो दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता कितनी होती है? ध्रुवों पर अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या? चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है? तो किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है? ये होती है लोह चुंबकीय पदार्थ की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाल चुंबक का भंडारण करते समय इसके ध्रुवों के संपर्क में रखना चाहिए, तो किसके संपर्क में रखना चाहिए? ये लोहे के टुकड़ों के संपर्क में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक धारा प्रवाह में समर्थ चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण कैसे होगा? यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण कैसे होगा? तो यह होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है
चुंबकीय बल धारा का निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, आगे ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ना चाहता है एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकों के विषय में नीचे देखा है कौन सा कथन सही तथ्य नहीं है, तथ्य सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है, आइए हम पढ़ लेते हैं। यह पहला है, क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ये गलत है। नहीं, ये सही है, सॉरी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिण, ये भी सही है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ये गलत है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, तो इसमें से प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण कौन सा है, यह चुंबक पत्थर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये नहीं है वेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं आगे अलग अलग धारणाएं दे रखी है, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं। उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, नहीं। उत्तरी या दक्षिण ध्रुव के निकट काटती है, ये गलत है। एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए, तो इनमें से गलत कथन को हमें पहचानना है। 4 कथन दे रखे हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, ये सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, ये भी सही है। सभी आवर्ती गतियां वर्तुकार गतियां होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, तो जब एक समान वृत्तीय गति होती है तो उसमें अचर क्या होता है, वो चाल होती है, ये जो है हमेशा नियत रहती है। ठीक है, त्वरण बदलता है, रेखीय वेग बदलता है, विकेंद्र बल बदलता है। अगले कदम ये चाल बदलती रहती है, बल्कि त्वरण रेखीय वेग ये समान रहता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, और जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। ये इसके सही डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे, तो इस गति को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम वृत्तीय गति। नहीं, वृत्तीय गति भी नहीं कहेंगे, सरल रेखीय गति भी नहीं कहेंगे, सरल आवर्त गति भी नहीं कहेंगे, तो इनमें से कोई नहीं। ऐसा इस गति को जो एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। इसमें त्वरण शून्य होता है, जबकि त्वरित गति असमान गति कहलाती है। इसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता है या घटता है, उसे समान त्वरित वेग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जब जाती है तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं, तो यह सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है, तो वह पिंड कैसे गति कर रहा होगा, वह कर रहा होगा दोस्तों नियत चाल से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींची जाती है। घोड़े द्वारा लगाया गया बल होगा, तो आइए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। वैसे फॉर्मूला जो होता है वो F बराबर m में होता है, m इंटू ए, जहाँ
हमें जो है बल निकालना है F, M दे रखा है हमें 500 किलोग्राम गुणा त्वरण दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो यह क्या आरोपित करता है? समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। तो इनमें से भिन्न है तो कौन सा बल है वो? यह है घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ये होगा इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल को मापा जा सकता है। तो बल को किससे मापा जा सकता है? ये स्प्रिंग तुलना के प्रयोग द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी मशीन पर यांत्रिकीय कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है दोस्तों प्रयास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो उसमें लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बढ़ता है या घटता है? तो ये जो है घट जाएगा तेल लगाने से घर्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। जूते के सोल समतल क्यों बनाए जाते हैं? तो जूते के सोल समतल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसका घर्षण बढ़ जाए और फिसलन कम हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा यंत्र है? वो है दोस्तों पार्सेक होता है ना, ये आप सभी को पता होगा। वैसे इसे पेरिस्कोप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को किस यंत्र द्वारा देखा जाता है? ये देखा जाता है हेलियोस्कोप द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं वोल्टमीटर का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र मीटर है? यह है पिचोट ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सोनार का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जो भी जूनियर एडिट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की। आप उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो जितने भी इधर उधर भटकाने वाले चैनल हैं और बस 2-2 4-4 क्वेश्चन 10-10 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं और पूरा सिलेबस भी नहीं कराते, कम से कम उनसे तो बचेंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको
TGT, PGT, CTET, टेट आपको सबकी तैयारी कराई जाएगी धीरे धीरे। मैंने शुरुआत की है और बहुत ही जल्द आपको बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे जो थ्योरी में आपको समझाएंगी मैम। मैंने कुछ हायर किए हैं कुछ मैम, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।